Good evening, everyone, and thanks for joining on such a topic. And please pardon me if my sound is not correct because I'm suffering from some upper respiratory tract infection. So सर्दी के कारण थोड़ा आवाज या चेहरे पे थोड़ा सा अलग changes दिख सकते हैं. So just pardon me for that. But we'll try to cover the topic as easy as possible ताकि सबके ध्यान में आए, समझ में आए. एंड जैसे एकदम सही बात बोली कि लोगों को क्या लगता है कि मुझे नी पेन हो रहा है, मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊंगा तो तुरंत वो सर्जरी बोल देंगे. उससे अच्छा मैं कहीं से तो कुछ तो इलाज पूछ के या फिर सोशल मीडिया पे देख के ये ट्राई करूँ वो ट्राई करूँ, ऐसे करके लोग क्या करते हैं कि जो बीमारी अर्ली स्टेज में दिखाने से थोड़े से मतलब मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से या कोई भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ट्रीट हो सकती थी, वही वो डिले करके पूरा खराब होने के बाद डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो डॉक्टर ऑफ कोर्स जो लास्ट स्टेज के लिए सर्जरी लगता है वही बोलेंगे. तो ऑलवेज बेटर कि एट द स्टार्ट ऑफ द पेन इटसेल्फ या फिर कोई भी आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है, 1-2 हफ्ते आपको निकालने हैं, निकालिए ट्रीटमेंट अपने आप लेके. उसके बाद में भी अगर नहीं फर्क पड़ रहा है तो जितना जल्दी हो सके उतना एक एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा. तो किन सिम्टम्स में या फिर किस तरह के आपको पेन होंगे तो आपने जल्दी एडवाइस लेना चाहिए, ये मैं ट्राई करूंगा कवर करने का आज के एक नेक्स्ट जो भी 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स में होगा. ये टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कोशिश की है कि थोड़े वीडियोस ज़्यादा डाल सकूँ ताकि आपको और समझ में आ सके. तो हम बात करें नी जॉइंट की, तो नी जॉइंट जो है ये इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉइंट इन आवर बॉडी. उसमें तरह-तरह के मूवमेंट्स होते हैं. तो मेनली तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है जिसमें कि नी बेंड होता है और सीधा भी होता है और साथ ही साथ में ट्विस्टिंग भी होता है. ये सब कब होता है ज़्यादा ज़्यादा ट्विस्टिंग जब होता है जब हम बैठ के उठते हैं या फिर रन कर रहे हैं और टर्न ले रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो इस समय नी के मूवमेंट्स हमारे हमारे काम में आते हैं. तो ये सब कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होने के कारण नी जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही इंजुरीज प्रोन है. उसी के साथ-साथ वो एक प्रकार का वेट बेयरिंग जॉइंट भी है. सो हमारे बॉडी का पूरा वज़न उस पे आता है. तो उसके कारण क्या है कि वो और इंजुरीज को प्रोन हो जाता है. सो नी जॉइंट मतलब क्या है या फिर उसमें क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, ये जानने के लिए हमने ये एक डायग्राम दिया है. सो इसमें हम देखेंगे तो हमारा जो थाई बोन रहता है, द थाई बोन इट इज फीमर बोन इट इज कॉल्ड, और उसके नीचे का जो बोन है दैट इज टिबिया. दीज आर द टू मेन बोन्स व्हिच फॉर्म द नी जॉइंट. साथ ही साथ में जो नी कैप होता है या फिर पटेला होता है दैट इज द थर्ड बोन व्हिच इज द इम्पोर्टेंट बोन ऑफ द नी जॉइंट. अभी जो हम देखेंगे तो इसका सरफेस फ्लैट है दोनों का. अगर ये फ्लैट सरफेस एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो स्लिप होते जाएगा. तो वो स्लिप ना हो जॉइंट, इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसको कि मेनिस्कस बोलते हैं. सो दो मेनिस्कस रहते हैं हमारे घुटने में, एक अंदर के बाजू, घुटने के अंदर की बाजू और बाहर के बाजू. ये और अच्छे से जानने के लिए मैं चाहूंगा कि एक मैं वीडियो दिखाऊं ताकि थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आए. ये जैसे मैं बोल रहा था, नीचे का बोन है टिबिया हमारा और ऊपर का जो है वो फीमर बोन है. तो दोनों के बीच में ये मेनिस्कस या फिर गादी आता है. सो दीज मेनिस्कस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर जॉइंट. ये जो है उसमें मेनिस्कस जो बीच में है दैट फॉर्म्स अ कुशनिंग इफेक्ट. सो इट गिव्स कुशन वेन एवर वी आर मूविंग अराउंड, स्टैंडिंग, वॉकिंग या फिर बेंडिंग, उसमें वो कुशनिंग इफेक्ट देगा. और साथ ही साथ में ये जो बोन्स है वो एक दूसरे से आगे पीछे ज्यादा ना हो, इसके लिए जो दो मेन इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स है उसको क्रूशिएट लिगामेंट्स बोलते हैं. ये वो लिगामेंट है जो दो बोन्स को पकड़ के रखेगा और बोन को आगे पीछे ज्यादा खिसकने नहीं देगा, ये उसका काम है. और साथ ही में फिर एसीएल जो लिगामेंट आपने सुना होगा कि एसीएल इंजरीज बहुत कॉमन होते हैं. एसीएल जो लिगामेंट होता है ये पीछे की तरफ पीसीएल है. और घुटने के अंदर जो है, ये अंदर का जो है वो एसीएल जॉइंट, एसीएल लिगामेंट है. और ये पीछे का जो है वो पीसीएल है. ये दोनों लिगामेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है. जो जब भी हमारा घुटना बेंड हो रहा है, सीधा हो रहा है या फिर हम इवन सीढ़ी से उतर रहे हैं, तब ये नीचे का बोन, टिबिया का बोन जो है वो फीमर के आगे ना धसे, इसके लिए ये लिगामेंट्स प्रिवेंट करते हैं. दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स इन आवर बॉडी.
उसी के साथ में दोनों साइड में, बाहर के बाजू में एक कोलाटरल लिगामेंट रहता है और अंदर के साइड में। सो ये सब मिला के हमारे नी जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं। तो स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फंक्शनिंग, जैसे कि चलना है या फिर दौड़ना है, बेंड करना है घुटने को, तो उसके लिए स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में ये जो आप ब्लू पार्ट देख रहे हैं, सो दैट इज़ कार्टिलेज। सो कार्टिलेज एक तरह का सॉफ्ट स्ट्रक्चर रहता है जो कि बोन एंड्स को कवर करता है कोई भी जॉइंट पे। कार्टिलेज इज रिस्पॉन्सिबल कि मूवमेंट्स के टाइम पे हमको पेन ना हो। अगर यही कार्टिलेज खराब हो जाएगा या घिस जाएगा तो फिर हमको पेन शुरू हो जाएगा। सो जैसे हमने देखा कि नी इज कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक कार्टिलेज इज देयर, बोन्स आर देयर, देन मेनिस्कस जो गादी मैंने बताया, फिर लिगामेंट्स है। तो ये सब की वजह से, और मसल्स भी रहते हैं नी के अराउंड, तो ये सब की वजह से किसी ना किसी के कारण आपको नी में पेन हो सकता है। हर नी पेन ऐसा नहीं है कि घुटना घिस गया और घुटना बदली लगेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक नी पेन का अलग अलग रीजन हो सकता है। सो हम एक शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे कि नी पेन के क्या कॉमन रीजंस है। सो नी के अराउंड या फिर थाई मसल जो रहता है, उसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। सो क्वाड्रिसेप्स इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी, जो थाई में रहता है। सो वो मसल रिस्पॉन्सिबल है हमारे नी को सीधा करने के लिए। सो ये मसल में अगर किसी भी कारण, एक्सेसिव जॉगिंग के कारण हो, एक्सेसिव सिटिंग के कारण हो, या फिर बहुत देर तक हम नील डाउन कर रहे हैं, तो उसके कारण अगर मसल में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आ रहा होगा, तो फिर उसको पेन हो सकता है। साथ ही में बर्साइटिस, बर्साइटिस मतलब क्या, एक प्रकार का बर्सा रहता है हमारे जॉइंट्स के अराउंड। सो बर्सा इज नथिंग बट फ्लूइड फिल्ड सैक। सो हमारे कोहनी के इधर भी, एल्बो के इधर भी एक प्रकार का बरसा रहता है, जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, अगर अगर किसी को आदत है कि टेबल के ऊपर हाथ रख के लिखने की या फिर टाइपिंग करने की, तो एल्बो के उधर ज्यादा फ्रिक्शन होने के कारण भी उधर सूज सकता है। सो उसको भी एक बर्साइटिस ही बोलते हैं। वैसे ही नी के अराउंड भी एक बरसा रहता है, जिसमें अगर हम नील डाउन करके बहुत मतलब नील पे वॉकिंग कर रहे हैं, नीज पे वॉकिंग कर रहे हैं, या फिर बहुत फ्लेक्शन एक्सटेंशन बेंडिंग हो रहा है नी का, तो फिर उधर वो सूजन आ सकता है, उसको भी बर्साइटिस ही बोलते हैं। फिर हमारा जो नी कैप है, उससे भी पेन आ सकता है हमें। सो उसमें से कॉमनेस्ट रीजन जो है वो है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। सो कॉन्ड्रोमलेशिया मतलब क्या, जो नी कैप का कार्टिलेज है, जो मैंने आपको बताया कि स्मूथ ब्लू कलर का रहता है, ब्लू कलर का जो दिखा है फोटो में स्मूथ रहता है। सो वो कार्टिलेज अगर सॉफ्ट हो गया होगा किसी भी कारण, जिसमें से मोस्ट कॉमन रीजन हमने देखा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी। सो कार्टिलेज अगर सॉफ्ट हो गया रहेगा तो फिर उसको कॉन्ड्रोमलेशिया बोलते हैं। नी कैप अगर ठीक से अपनी जगह पे मतलब नी बेंडिंग और सीधा करने में अगर ठीक से नी कैप मूव नहीं कर रहा है, तो फिर ट्रैकिंग डिसऑर्डर या फिर इंस्टेबिलिटी हो सकती है और उससे भी पेन हो सकता है। उसी के साथ में हमारे नी के अराउंड जो नी कैप को नीचे के बोन से जॉइन करता है, वो टेंडोन जो रहता है, पटेलर टेंडोन, वो टेंडोन में हमने देखा होगा कई बार कि लड़के या लड़कियां घर में 11, 12, 15 साल के रहते हैं, बहुत खेलते कूदते हैं, और फिर नी के अराउंड पेन होता है करके आते हैं दिखाने के लिए। ये हर एक के घर में हमने देखा होगा। तो नी पेन उनके इसमें कोई अर्थराइटिस के कारण नहीं होता है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ नी पेन, जिसमें कि ऑस्कुट बोलते हैं, मतलब जो पटेलर टेंडोन है या फिर जो बोन्स को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है, वो टेंडोन ज्यादा स्ट्रेच होने के कारण, ज्यादा स्ट्रेन आने के कारण, वो बोन के ऊपर, ग्रोइंग बोन के ऊपर मेनली, तो उधर वो इन्फ्लेमेशन या सूजन करता है और फिर वो पेन देना शुरू हो जाता है। सो मोस्ट कॉमन इज ऑस्कुट स्लैटर, जिसको बोलते हैं, जो नी कैप, नी के जस्ट नीचे की तरफ जो हड्डी रहता है, उधर पेन होना शुरू हो जाता है ये यंग एज में। सो ये भी कॉमन रीजन है। उसी के साथ में अगर हम नी के पीछे के साइड जाएंगे, बैक साइड में देखेंगे, तो कई लोगों को इधर नी के पीछे एक सूजन जैसा लगता है, जिसको कि बेकस सिस्ट बोलते हैं। सो उधर पानी भरा हुआ रहता है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। मतलब घुटना घिसने के साथ साथ कई बार क्या होता है कि अंदर का जो फ्लूइड रहता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है पीछे से, और पीछे से उसको बेकस सिस्ट बोलते हैं। देन किसी प्रकार का अगर मेनिस्कस या फिर गादी को इंजुरी हुआ रहेगा किसी भी कारण, तो फिर वो भी पेन दे सकता है। साथ ही में सब लिगामेंट्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किए थे, वो लिगामेंट्स को अगर इंजुरी, तो स्ट्रेन हुआ रहेगा, मतलब एक्सेसिव रनिंग, जॉगिंग या फिर ट्विस्टिंग के कारण, या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं जिसमें बार बार जंपिंग हो रहा है, तो उसमें, तो फिर ये सब चीजें पेन के रीजन हो सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द रीजंस हमने कवर किए हैं। कॉजेज एक ब्रॉडली अगर देखेंगे, तो एक तो नी इंजुरीज के कारण हो सकता है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स या फिर मेडिकल कंडीशंस के कारण। सो नी इंजुरीज में क्या है,
जैसे हमने बात की कि कोई अगर गिरा या फिर खेलते खेलते अगर पैर स्लिप हो गया, तो फिर उसमें क्या है कि कोई लिगामेंट में इंजरी हो सकती है। सो ये जैसे दो बोन्स को पकड़ने वाला जो लिगामेंट है एसीएल, सो उसमें अगर इंजरी हो गया, तो फिर दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ पेन। वैसे ही दोनों बोन्स के बीच में जो गादी है या फिर मेनिस्कस है, उसमें अगर टेयर हो गया, सो दैट इज द रीजन ऑफ द पेन। सो मेनिस्कस टेयर हमने देखा है कि कई बार कोई तो चेयर से बैठ के उठते समय मेनली डीजनरेटिव जब होता है, मतलब किसी की उम्र अगर 50-55 के ऊपर है, बहुत देर तक वो एक जगह पे बैठा है या फिर गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में से जब उतरने के लिए पैर बाहर रखते हैं और उठते हैं, तब एकदम से सडनली कैच आ जाता है नी में और फिर पेन शुरू हो जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ऑफ मेनिस्कस। सो मेनिस्कस टेयर बहुत कॉमन होता है वैसे इसमें। वैसे ही अगर हम खेल रहे हैं और ट्विस्ट होके गिर गए या फिर रन कर रहे हैं, ट्विस्ट होके गिर गए, तो उसमें एसीएल या फिर मेनिस्कस टेयर हो सकता है। जो बरसा मैं बोल रहा था, इधर हम देखेंगे तो ये नी कैप और स्किन के बीच में ये फ्लूइड जमा हो गया है, सो दैट इज अ बर्साइटिस। उसी के साथ में लिगामेंट, बरसा या फिर अगर गिरने के कारण बोन कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है, सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर योर पेन्स। दूसरा होता है मैकेनिकल प्रॉब्लम। सो मैकेनिकल में क्या है कि हम जब भी नी बेंड करेंगे और सीधा करेंगे, जो नी कैप है दैट हैज टू पास थ्रू अ ट्रैजेक्टरी, जिससे कि हमारा नी अच्छे से बेंड हो और सीधा हो। कई लोगों में क्या होता है, देयर इज डिसबैलेंस, मतलब अंदर के लिगामेंट्स जो है वो वीक रहते हैं और बाहर के स्ट्रांग होते हैं, तो फिर वो नी कैप को बेंड करते समय बाहर खींच लेंगे, जैसे कि इसमें दिख रहा है, तो उसको बाहर खींच लेते हैं। सो एक हैबिचुअल भी रहता है, मतलब हर बार बेंड करेगा तब वो बाहर जाएगा और वापस सीधा करने पे अंदर आ जाएगा। सो ये एक इनस्टेबिलिटी बोलते हैं उसको, या फिर ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, मतलब कोई गिर गया या फिर कोई एकदम से पैर के ऊपर बैठ गया तो फिर वो नी कैप बाहर डिसलोकेट हो गया, तो वो उस स्थिति में हमको हाथ से उसको वापस बिठाना पड़ सकता है। सो ये रीजंस हो सकते हैं नी पेन के। साथ ही में आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों के घुटने एक दूसरे को टच हो जाते हैं, सो दैट इज अ काइंड ऑफ मिस अलाइनमेंट इन द नी। सो घुटने अगर टच होंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली वेट बेरिंग एक्सिस चेंज हो जाता है। वेट बेरिंग एक्सिस माने क्या, अगर हम खड़ा हो जाएंगे तो हिप से लेके हमारे एंकल तक हम लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो वो नी के सेंटर में से या थोड़ा सा बाहर की तरफ से जाता है वो लाइन। वही जिनके घुटने एकदम बेंड होंगे तो फिर वो लाइन अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ गिर रहा होगा, तो फिर उस साइड में ज्यादा प्रेशर आके वो साइड जल्दी घिस सकता है। Next and the most common reason which is many of the times missed is arch collapse। मतलब क्या कि फुट फ्लैट फुट, फ्लैट फुट आपने देखा होगा बहुत कॉमन है। सो फ्लैट फुट के कारण क्या होता है कि आपका इधर से आर्च नीचे ड्रॉप हो गया है, तो फिर ऑटोमेटिकली नी के भी मैकेनिक्स चेंज हो जाते हैं और नी पे भी प्रेशर्स चेंज होने के कारण फिर नी पेन शुरू हो जाता है। उसी के साथ में हमने देखा है कि बैक में भी पेन हो सकता है। और ये सब चीज़ों का क्या है कि एकदम सिंपल सॉल्यूशन है। फ्लैट फुट के लिए आपको प्रॉपर आर्च सपोर्ट अगर आप यूज़ करेंगे, जिसमें कि प्रॉपर शूज़ है या फिर आर्च सपोर्ट रेडीमेड इंसोल्स मिलते हैं या फिर कस्टमाइज्ड इंसोल्स होते हैं। सो वो करेंगे, आपका फ्लैट फुट करेक्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका नी और हिप और बैक पेन भी करेक्ट हो जाएगा। सो ये सिंपल सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं अगर जल्दी दिखाया गया है, जल्दी कंसल्टेशन किया गया है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनेस्ट व्हाट वी सी इज आईटी बैंड सिंड्रोम। सो एक मसल रहता है जो कि हमारे हिप से लेके नी के जस्ट नीचे तक जाता है और बीच में उसका एकदम थिक पार्ट रहता है जिसको आईटी बैंड बोलते हैं। सो ये क्या होता है कि इसका ज्यादा फ्रिक्शन होने के कारण ये आपको हिप में भी पेन दे सकता है और नी के अराउंड भी पेन दे सकता है, नी में बाहर की बाजू में। और ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है रनर्स में। जो रनर्स ज्यादा रनिंग से पहले और बाद में वार्म अप्स नहीं करते हैं या फिर स्ट्रेचिंग प्रॉपर्ली नहीं करते हैं, उनमें ये आईटी बैंड सिंड्रोम या फिर टेंडिनाइटिस टाइप होता है। सो रनिंग के पहले या फिर कोई भी जॉगिंग के पहले या एक्सरसाइजेस के पहले और बाद में दोनों में वार्म अप प्लस स्ट्रेचिंग होना बहुत जरूरी है, अगर ये सबसे हमको गुजरना नहीं है तो। सो लिगामेंट इंजरीज जैसे हमने देखा, एक तो एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट जो कि बोन को आगे खिसकने नहीं देगी, दूसरा रहता है पोस्टीरियर क्रूशिएट जो पीछे खिसकने नहीं देगी, और मीडियल कोलैटरल जो रहता है वो अंदर के साइड में और लैटरल कोलैटरल बाहर के साइड में। तो ये सब के इंजरीज हो सकते हैं किसी भी कारण, तो खेलते समय हो या फिर चलते समय अगर आपका पैर ट्विस्ट हो गया, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया उसमें पैर ट्विस्ट हो गया, तो ये लिगामेंट्स आर द कॉमन इंजर्ड लिगामेंट्स। सो मोस्ट कॉमन जैसे हमने इंजरी पैटर्न्स देखे कि डायरेक्ट ब्लो टू द एंटीरियर टिबिया, मतलब ऐसे अगर डायरेक्ट ब्लो बैठा होगा तो उसमें डैशबोर्ड इंजरी भी होता है। हम बैठे एकदम से ब्रेक लगा, एक्सीडेंट हो गया तो डैशबोर्ड इंजरी हो गया, तो उसमें भी एक क्रूशिएट लिगामेंट्स बहुत कॉमनली इंजर हो जाता है। सो
क्या हमें कैसे सिम्पटम्स होंगे या फिर किस तकलीफ से हम जाएँगे अगर कोई लिगामेंट इंजरी होगा तो? कोई भी इंजरी के कारण एक तो पेन तो हो ही सकता है, पेन रहेगा, हाथ लगाने पे बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। लिगामेंट इंजरी के बाद में स्वेलिंग या फिर सूजन बहुत बढ़ना, वो जो भी इंज्योर हो गया है, वो मूवमेंट में तकलीफ देना, मूव नहीं होने देना। पैर पे वज़न नहीं दे पाना, ये सब सिम्पटम्स हो सकते हैं। और अगर इसके पास टाइम पे ध्यान नहीं दिया गया है, आप इतना ध्यान में रखिए कि कोई भी अगर ऐसे इंजरी हो जाए, तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि राइस राइस फ़ॉलो करना है। सो राइस इज़ रेस्ट, उस जॉइंट को या उस लिम्ब को या वो पार्ट को आपको रेस्ट देना है। सो रेस्ट देने के लिए आपको कोई भी चीज़ आपके आजू-बाजू में अगर होगा, कोई अगर न्यूज़पेपर है या फिर कोई प्लांट पड़ा हुआ है, तो फिर उसको एक हल्के हाथ से कपड़े से या फिर क्रेप बैंडेज से बांध के रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आइस कंप्रेशन देना है, तो आइस पैक्स लगाइए ऐसे इंजरीज़ के बाद ताकि सूजन ज़्यादा जल्दी बढ़े ना। उसके बाद कंप्रेशन मतलब क्रेप बैंडेज होगा तो फिर क्रेप बैंडेज बांध के रख सकते हैं ताकि स्वेलिंग और बढ़े ना। और एलिवेशन, सो राइस मतलब रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। सो अगर वो जॉइंट को आप एलिवेटेड रखेंगे जैसे कि एंकल इंजरी हो गया या नी इंजरी हो गया है, तो लेट के 1 या 2 तकिए के ऊपर पैर रखेंगे तो आपको रेस्ट भी मिलेगा और स्वेलिंग कम होने में मदद होगा। सो ये आपको फॉलो करना है। और अगर ये कम नहीं हो रहा है तो फिर आपने नेक्स्ट है कि एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मेनिस्कस जैसे हमने देखा कि दोनों बोन्स के बीच में नी में 2 मेनिस्कस रहते हैं। एक वन इज़ ऑन द इनर साइड एंड वन इज़ ऑन द आउटर साइड। ये जो 2 मेनिस्कस है उसमें जैसे हमने देखा कि इंजरी के कारण टेयर हो सकता है। दिस इज़ अ नॉर्मल मेनिस्कस व्हिच इज़ सीन। टेयर के अलग-अलग टाइप्स हो सकते हैं। ये एक प्रकार का टेयर है रेडियल टेयर, लॉन्जिट्यूडिनल, फिर कॉम्प्लेक्स डीजनरेटिव। डीजनरेटिव मतलब क्या? जहाँ पे ऑलरेडी घुटना घिस चुका है या फिर घिस रहा है, तो उसमें अगर टेयर हो गया तो फिर ये ऐसे कॉम्प्लेक्स टेयर होता है। मतलब एक लाइन नहीं पर मल्टीपल टेयर्स होते जाते हैं। ये सब मेनिस्कस टेयर्स जो है दीज़ आर ऑल रिपेयरेबल। अगर रेस्ट से, फिजियोथेरेपी से, मेडिसिन से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप है एक्स-रे। एक्स-रे पे भी अगर बोन्स नॉर्मल है, देयर इज़ नो फ्रैक्चर, क्लिनिकली अगर डॉक्टर को लग रहा है, हमें लग रहा है कि मेनिस्कस टेयर हो सकता है, तो आई विल एडवाइस एन एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन पे ही मेनिस्कस टेयर दिख सकता है। एंड मेनिस्कस टीयर देखने के बाद वो टाइप कौन सा है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट जरूरी है, दैट वी कैन डिसाइड। माइनर टेयर होते हैं कई बार सिर्फ रेस्ट से, प्रॉपर ब्रेसिंग से, मतलब किसी प्रकार का अगर ब्रेस हम आपको देंगे या नी स्प्लिंट देंगे तो उससे आपका मेनिस्कस टेयर का पेन कम होने में मदद हो सकती है। अगर टेयर ज्यादा है तो फिर कई बार अर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको भी की दूरबीन से सर्जरी बोलते हैं, वो लगता है। विद अर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है कि ये मेनिस्कस टेयर हम रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर या फिर अगर बहुत ही टेयर ज़्यादा है तो फिर उसको फ्रेशन अप कर सकते हैं। फ्रेशनिंग अप या फिर इसका मैं आपको सिर्फ एक सी वीडियो। ठीक। ये सिम्पटम्स है सब। अगर ये ऐसे एसीएल टेयर का वीडियो एक है, ये क्या है कि अर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी का वीडियो है। अर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में ऐसे एक छोटा-सा दूरबीन नी के अंदर जाएगा, जो टोन पार्ट है उसको क्लियर किया जाएगा और हमारे ही बॉडी में से ये साइड में एक मसल रहता है, जिसका अभी रूडिमेंटरी बोलते हैं, मतलब अभी इतना कुछ वो मसल का काम नहीं है बॉडी में। तो वो मसल लेके उससे लिगामेंट तैयार करके या ऐसा लिगामेंट तैयार करके वो पहले के लिगामेंट की जगह पे फिक्स किया जाता है, सो दैट वो स्टेबिलिटी दे। एंड जैसे हमने देखा कि ये एसीएल का ग्राफ्ट है। ये एसीएल का ग्राफ्ट है और ये जो 2 है वो मेनिस्कस है। अगर इसमें से समझिए मेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 2 मेनिस्कस, 2 क्रूशिएट लिगामेंट्स और दोनों बाहर के और अंदर के साइड वाले लिगामेंट्स है। इसमें से अगर एक भी टेयर होगा, जैसे कि ये एसीएल टेयर है, आपने कई बार सुना होगा कि एसीएल टेयर है पर फिर भी सर्जरी नहीं किया। क्या होता है ओवर द पीरियड, अगर एसीएल